यूपी ट्रिपल एस सी कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स का ये 5वां क्लास है। यह कोर्स लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और साथ में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहे सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को देखा था, इसमें हमने आधा भाग कंप्लीट कर लिया था और जो आधा भाग है हम उसको एंड में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले टॉपिक को हम कवर करेंगे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा रहेगा प्रोसेस एंड थ्रेड मैनेजमेंट। चौथा टॉपिक रहेगा सीपीयू शेड्यूलिंग। पांचवा रहेगा डेडलॉक और छठवां रहेगा मेमोरी प्रबंधन और सातवां रहेगा फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट और आठवां रहेगा सुरक्षात्मक तंत्र प्रमुख ओएस, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय और बुनियादी अवधारणाएं, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन को देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या उसका डिफिनेशन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस या ब्रिज के रूप में कार्य करने वाला प्रोग्रामों का समूह होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर और जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर हैं उनके बीच क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कैसे, यह एक प्रोग्रामों का समूह है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, तो उसके अंदर कोड लिखे होते हैं और जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू यूजर अपने इच्छानुसार अगर वो काम करवाना चाहता है तो वो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर उसको कंप्लीट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के घटकों का नियंत्रित और प्रबंधित करता है। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और जितने भी हार्डवेयर हैं उन सभी कंपोनेंट को आपस में कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देखते हैं। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से काम कराने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए बाइनरी या असेंबली भाषा में जटिल कोड लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो जो यूजर्स हैं, जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कंप्यूटर को तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज तो पता नहीं है, तो क्या करेगा, तो जो ह्यूमन है उनको कंप्यूटर के लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, असेंबली, बाइनरी या मशीन लेवल लैंग्वेज को, तो उसमें हमको कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है लाइनक्स। ठीक है, तो देखो ओएस हार्डवेयर की जटिलता को छुपाकर कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है। तो जो भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, यह जो हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्या करता है, हाइड कर देता है और साथ में यूजर जो कंप्यूटर चलाने की प्रक्रिया उसको यूजर फ्रेंडली बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यह प्रोग्रामों का कलेक्शन है, मतलब प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मतलब इनके कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा, कंप्यूटर को काम कराने के लिए प्रत्येक काम के लिए बाइनरी या असेंबली भाषा में जटिल कोड को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, कोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें सीपीयू के लिए सभी कार्यों को शेड्यूल किया जाता है। सीपीयू में जो कार्य कर रहे होते हैं, सीपीयू के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उन्हें खत्म किया जाता है। मतलब पूरा एग्जीक्यूशन साइकिल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी प्रबंधन। तो मुख्य मेमोरी के किस हिस्से का उपयोग कौन सा प्रोग्राम कर रहा है, इसका हिसाब रखना, आवश्यकता अनुसार मेमोरी को आवंटित करना, एलोकेट करना और उसे मुक्त या डी एलोकेट करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कार्य क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो कौन सा टास्क कौन सा प्रोग्राम यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम मेमोरी के किस हिस्से का प्रयोग कर रहा है,
ठीक है, तो उसको मेमोरी को एलोकेट करता है, मतलब आवंटित करता है, और डी एलोकेट करता है, मतलब मुक्त करता है। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं, उसके अंदर जो फाइल्स हैं, जो डायरेक्टरी हैं, उसको क्या करता है, व्यवस्थित करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, और जब भी यूजर के द्वारा कोई भी फाइल सर्च की जाएगी तो उसे खोजता है, सर्च करता है। चौथा है डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस को ये मैनेज करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट उपकरणों के ड्राइवरों के माध्यम से संचार को सुचारू रूप से कार्य को कराना। तो जो भी इनपुट और आउटपुट के उपकरण उपकरण है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, उनके ड्राइवरों को इंस्टॉल करता है, ताकि जो ये डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें और प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर और यूजर के। यूजर जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे वो कंप्यूटर को सही तरीके से दे सकें। और लास्ट है सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है। कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उसको रोकता है, साथ में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, ताकि जो उपयोगकर्ता का डेटा है उसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की वास्तुकला, जिसमें हम कर्नल और सेल को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मुख्य रूप से दो वैचारिक भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सेल और कर्नल कहते हैं। सबसे पहले हम सेल को देख लेते हैं, क्या होता है सेल। देखो, इसका जो फंक्शन है, सेल का फंक्शन को देखते हैं पहले। तो क्या होता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम का बाहरी हिस्सा होता है, जो उपयोगकर्ता से सीधे संवाद करता है। यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए कमांड को स्वीकार करता है, उनका अर्थ समझता है, उन्हें कर्नल के पास भेजता है। इसे कमांड इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो क्या करता है, जो यूजर्स हैं उनसे डायरेक्टली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, यह यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, और इसके अलावा यूजर्स के द्वारा जो कमांड दिए जाते हैं उनका मीनिंग समझता है, और मीनिंग समझकर उसे कर्नल के पास भेजता है। और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, कमांड इंटरप्रेटर, क्योंकि ये कमांड को, यूजर के द्वारा दिए गए कमांड को क्या करता है, इंटरप्रेट करके किसके पास भेज रहा है, कर्नल के पास। ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में अगर कोई भी कमांड टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया जा रहा है, किसमें, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो वह कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर कोई भी कमांड माउस आइकन और ग्राफिक्स का यूज करके कम्युनिकेट कर रहा, मतलब कमांड दिया जा रहा है, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस किसमें किसमें होता है, लाइनक्स में और विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसमें होता है, डेस्कटॉप में, मतलब विंडोज के डेस्कटॉप में। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम माउस से क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे, आइकन को क्लिक करते हैं, कोई भी ग्राफिक्स रहता है उस पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है। और कमांड लाइन में उसमें कमांड लिखना पड़ता है कि ओपन क्रोम, ऐसे। सेकेंड है कर्नल। कर्नल को देखते हैं, इसका क्या फंक्शन है उसको पहले देखते हैं। तो कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, कि कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। यह कंप्यूटर के चालू होते ही सबसे पहले रैम में लोड होता है। तो कर्नल कहाँ पे लोड होता है, सबसे पहले रैम में, और कंप्यूटर के बंद होने तक वहीं रहता है और सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर से बातचीत करता है। तो इसका क्या मेन फंक्शंस है, सबसे पहले ये तो कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन या हार्ट कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर जब चालू होता है तो सबसे पहले कर्नल कहाँ लोड होता है, रैम में होता है। ठीक। और कंप्यूटर बंद होने तक भी रैम में ही रहता है वो। और ये क्या करता है, यह डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उससे डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करता है। टाइप ऑफ कर्नल की बात करें तो ये दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला है मोनोलिथिक कर्नल, दूसरा है माइक्रो कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी मुख्य सेवाएं जैसे मेमोरी प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग एक ही बड़े कर्नल स्पेस में चलती है। यह कार्य निष्पादन में बहुत तेज होता है, लेकिन यदि इसमें एक ही एरर आ जाए तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी मुख्य सेवाएं होती है, जैसे फाइल मैनेजमेंट हुआ या मेमोरी मैनेजमेंट हुआ या सीपीयू शेड्यूलिंग हुआ,
एक ही कर्नल के स्पेस में मतलब पूरा चलती रहती हैं, और जैसे ही कोई भी एरर आएगा ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है, लाइक एज लाइनक्स, यूनिक्स। ठीक है। अब माइक्रो कर्नल में क्या होता है, इसमें कर्नल के आकार को बहुत छोटा कर दिया जाता है, केवल आवश्यक सेवाएं ही कर्नल स्पेस में रहती हैं और बाकी सेवाएं यूजर स्पेस में चली जाती हैं। यह बहुत सुरक्षित और स्थिर होता है, लेकिन इसकी गति थोड़ी धीमी होती है, जैसे मैक ओएस और एल्फो। तो इसमें क्या होता है कि जो कर्नल का आकार होता है वो छोटा होता है, और जो सिर्फ आवश्यक मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कमांड होती हैं, इम्पोर्टेंट सेवाएं होती हैं, उसी को सिर्फ कर्नल स्पेस में रखा रहता है, बाकी को यूजर के स्पेस में भेज दिया जाता है। इसलिए यह सुरक्षित रहता है और स्थिर रहता है, और असुरक्षित स्थिर रहेगा, कमांड स्पेस छोटा रहेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे मैक ओएस का कर्नल मैक और एल्फो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया, कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। क्या होता है ये, जब कंप्यूटर का मुख्य पावर स्विच ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर को पूरी तरह से काम करने योग्य स्थिति में लाने की इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, जब ने आप कंप्यूटर का पावर बटन ऑन किया, ठीक है, तो कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते ही क्या होगा, कंप्यूटर के काम करने योग्य की स्थिति में लाने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग। जब तक कि कंप्यूटर लोड होकर आपको पूरा मेन इंटरफेस प्रोवाइड न कर दे, जहाँ से आप टेस्ट या कमांड देना स्टार्ट न कर दें, तब तक की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे बूटिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहले होता है पावर सप्लाई और सीपीयू एक्टिवेशन। पावर बटन दबाते हैं तो क्या होता है कि जो एसएमपीएस पूरे मदरबोर्ड को बिजली की आपूर्ति प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो पावर स्टार्ट करते ही मदरबोर्ड में कौन बिजली प्रोवाइड करता है, एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब जो कंप्यूटर के अंदर बैटरी लगा होता है, और सीपीयू एक्टिवेट होते ही जैसे ही बिजली प्रोवाइड हुआ मदरबोर्ड को, तो सीपीयू एक्टिवेट हो जाएगा और अपने अंदर के प्रोग्राम काउंटर को फिक्स हार्डवेयर एड्रेस पर सेट करता है। तो जैसे ही सीपीयू एक्टिवेट होगा, जैसे ही बिजली आई सीपीयू एक्टिवेट हुआ और इसके अंदर जो प्रोग्राम काउंटर है उसको फिक्स हार्डवेयर के एड्रेस पर सेट कर देता है, जहाँ रोम स्थित होता है, रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद आता है बायोस एग्जीक्यूशन, बायोस निष्पादन। तो सीपीयू रोम में संग्रहित स्थायी प्रोग्राम बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम को पढ़ना और चलाना शुरू करता है। तो जो बायोस कहाँ रहता है, रोम में रहता है। बायोस कहाँ रहता है, रोम में। तो रोम में अगर बायोस है तो उसको क्या कहता है, ये क्या है, परमानेंट प्रोग्राम है। ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ, सीपीयू एक्टिवेट होगा, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो हार्डवेयर के एड्रेस है उस पर सेट हो जाएगा, और जैसे ही वो सेट होगा वहाँ, तो उसके बाद क्या होगा, जो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम है जो कि रैम में स्टोर होता है, वो क्या करता है, रीड एंड राइट करना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बायोस का पहला काम पोस्ट प्रक्रिया को चलाना होता है। सबसे पहला काम बायोस का क्या होता है, पोस्ट प्रक्रिया को चलाना। जब यह एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी भौतिक हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या करता है, आपने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें स्कैनिंग होती है, कभी कभी कोई एरर आ जाता है तो कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट मांगता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जो मतलब कंप्यूटर अपना खुद का टेस्ट करता है क्या, तो इसका मतलब यह हुआ वो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, जैसे रैम, कीबोर्ड, ग्राफिक्स, हार्ड ड्राइव और ड्राइवर्स, वो ठीक से प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई खराबी मिलती है तो मदरबोर्ड से बीप की आवाज आती है। आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलता है, हाँ, तो कई बार क्या होता है कि बीप की साउंड आती है। अगर बीप की साउंड आई तो कंप्यूटर को कई बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट के बाद बूट सेक्टर है एमबीआर की खोज, सर्चिंग ऑफ एमबीआर। तो एमबीआर का फुल फॉर्म लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप लास्ट क्लास को जाकर देखिए अच्छे से। तो पोस्ट सफल होने के बाद बायोस बूट डिवाइस प्राथमिकता बूट प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी के पहले सेक्टर को खोजता है। इसे एमबीआर
या बूट सेक्टर कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क या एसएसडी का पहला जो सेक्टर होता है उसे एमबीआर कहते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड, या इसी को बूट सेक्टर भी कहा जाता है। तो जब पोस्ट सफल हो जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या करता है, बूट प्रियोरिटी ऑर्डर के अनुसार सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी पहला सेक्टर होता है हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव का, उसके पहले सेक्टर को सर्च करता है, जिसे एमबीआर कहते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट सेक्टर भी कहा जाता है। फिर आता है बूट लोडर। तो एमबीआर के भीतर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे बूट लोडर, जैसे विंडोज के लिए एमटी एलडीआर और बूट एमजीआर, या लाइनक्स के लिए ग्रब जीआरयू भी कहते हैं। सीपीयू इस बूट लोडर को रैम में लाता है। तो अब जब वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद बायोस अपने प्रियोरिटी ऑर्डर के अनुसार हार्ड डिस्क या एसएसडी में जाएगा, पहले सेक्टर को सर्च करेगा, जिसे एमबीआर कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो एमबीआर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करता है, ये रैम में लेके आता है, किसमें, बूट लोडर के द्वारा ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उसे रैम में लाया जाता है। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब जैसे ही सॉफ्टवेयर किसमें आया, रैम में आया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट हो जाता है। बूट लोडर का अंततः ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग कर्नल को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर मुख्य मेमोरी में पूरी तरह से लोड कर देता है। तो क्या करता है, जो बूट लोडर लास्ट में, हाँ, क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग कर्नल को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर रैम में लोड कर देता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट खत्म हुआ, उसके बायोस ने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ने अपने प्रियोरिटी के ऑर्डर के अनुसार हार्ड डिस्क या एसएसडी के पहले सेक्टर को खोजेगा। अब जैसे ही पहले सेक्टर को खोजेगा, वहां पे जो सॉफ्टवेयर होंगे, हाँ, छोटा छोटा सॉफ्टवेयर होंगे, उनको बूट लोडर में लाएगा। ठीक है। बूट लोडर क्या करता है, फिर बूट लोडर उसको रैम में लेके आता है। ठीक। और बूट लोडर किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा होता है। अब जैसे ही रैम में या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, अब क्या होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना स्टार्ट होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होगा, वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग, मतलब हार्ट ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्रेन ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कर्नल कहा जाता है, उस कर्नल को वह कहाँ लेके आएगा, रैम में लेके आएगा, मुख्य मेमोरी में लेके आएगा। इसके बाद नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप दिया जाता है, उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। ठीक है। जैसे ही कर्नल कहाँ आ गया, मुख्य मेमोरी में आ गया, उसके बाद जो कंप्यूटर का कंट्रोल होता है वो किसके पास चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। फिर उसके बाद जो यूजर्स होते हैं उनको डेस्कटॉप इसकी स्क्रीन दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट बात करें बूटिंग के टाइप। तो दो प्रकार के बूटिंग होते हैं, कोल्ड बूटिंग जैसे कि हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है, दूसरा होता है वार्म बूटिंग जैसे कि सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है। जब कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद शटडाउन अवस्था में हो और उसे पहली बार करके पावर ऑन किया जाए, तो उसमें ऊपर बताए गए सभी चरण पोस्ट सहित अनिवार्य रूप से चलते हैं। तो कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जब कंप्यूटर पूरी तरह से कंप्लीटली शट डाउन हो, हाँ, जब स्विच ऑफ बोलते हैं कि कंप्लीटली उसके अंदर कोई भी पावर न हो। ठीक। तो पावर बटन जैसे ही ऑन करते हैं, उसके बाद ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया वो सभी प्रोसेस रन होते हैं। अब वार्म बूटिंग में क्या होता है, जब कंप्यूटर पहले से ही चालू हो, उसमें किसी खराबी या अपडेट के कारण रीस्टार्ट किया जाए, इसमें बिजली की आपूर्ति बंद नहीं होती और सिस्टम समय बचाने के लिए अक्सर पोस्ट की प्रक्रिया को स्किप करता है, इसलिए कोल्ड बूटिंग की तुलना में तेज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग का मतलब कि कंप्यूटर में अगर कोई खराबी आ जाती है तो कंप्यूटर क्या करता है, या कंप्यूटर में कोई खराबी या कोई अपडेट आता है, कंप्यूटर अपने आप को रीस्टार्ट मांगता है। तो जब रीस्टार्ट होता है तो क्या कंप्यूटर में जो बिजली की आपूर्ति है, जो बिजली का फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, क्या वो खत्म हो जाता है, नहीं। ठीक है। तो और जब ये खत्म नहीं होता है, तो जो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कब होगा, जब कि हम पावर ऑन करें, ना कि पावर ऑन रहे ही और हम उसको कंप्यूटर को ऑन करें या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, तो वो फिर से पोस्ट प्रक्रिया नहीं दोहराएगा। अगर बिजली की आपूर्ति हो रही है, बिजली करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो वहां पे पोस्ट की प्रक्रिया नहीं होगी।
ठीक है। और जहाँ पे पोस्ट की प्रक्रिया नहीं होगी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया नहीं होगी, वो वार्म बूटिंग के अंतर्गत आता है। कोल्ड बूटिंग में सभी प्रक्रिया चलेंगी, वार्म बूटिंग में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया स्किप हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बढ़िया है, एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा मुख्य भाग है जो कंप्यूटर ऑन होने पर हमेशा रैम में बना रहता है। कौन रहता है? कर्नल। ठीक है। दूसरा है, सेल को अन्य किस तकनीकी से नाम जाना जाता है? व्हाट इज द अदर नेम, अदर टेक्निकल नेम ऑफ सेल? तो उसको बोलते हैं कमांड इंटरप्रेटर, जो कि अभी बताया मैंने। तीसरा है, कंप्यूटर चालू होने पर हार्डवेयर की जांच करने वाली प्रक्रिया को संक्षिप्त नाम क्या है? उसे क्या बोलेंगे हम? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के थ्रू क्या होता है? कंप्यूटर ऑन होता है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद वो क्या करता है? जो भी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है, उसके ड्राइवर है, उसको क्या करता है? चेक करता है। अगर कोई भी गड़बड़ी निकलती है तो बीप की साउंड आती है। तो बूटिंग प्रक्रिया के दौरान बूट लोडर का मुख्य कार्य क्या होता है? बूट लोडर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में लाना। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है उसको कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से? मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज से। सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ लेके आएगा? रैम में, मुख्य मेमोरी में। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बूटिंग में कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच पोस्ट वाले चरण को छोड़ देती है? तो अभी बताया मैंने कि वार्म बूटिंग में, कोल्ड बूटिंग में सभी प्रक्रिया होगी, वार्म बूटिंग में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह सबसे शुरुआती और पुराने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था, जैसे मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह शुरुआत पहली और दूसरी पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। ठीक है। ये सबसे पुरानी और सबसे शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होता है इसका वर्किंग, यह कैसे वर्क करता है? तो इसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकता। कंप्यूटर अपने कार्यों को पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप में पर लिखकर एक ऑपरेटर को सौंप देता था। ऑपरेटर एक जैसी प्रकृति वाले कार्यों का जाप या एक समूह बैच बनाता था जिससे प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को सौंपता था। इसमें क्या होता था? जो भी यूजर्स है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता था कंप्यूटर से। ठीक है। तो क्या होता था, जो यूजर्स हैं उनको अपने कार्य को पंच कार्ड पर या मैग्नेटिक टेप पर लिखकर ऑपरेटर को सौंपना होता था। ठीक। अब जैसे ऑपरेटर क्या करता था, जितने भी एक प्रकार के कार्य हैं उनका एक समूह बनाता था और उन समूह को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को सौंप देता था। समझे आप? उसके बाद है फीचर, विशेषता की बात करें तो एक बार बैच सबमिट होने के बाद जब तक पूरा नहीं हो जाता था, उपयोगकर्ता उसमें कोई बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो एक बार आपने, मतलब यूजर्स ने अगर जो भी टास्क है, जो भी जॉब है, उसको बैच में करके प्रोसेसिंग के लिए दे दिया सीपीयू को, तो जब तक कि सीपीयू उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर देगा, जब तक कंप्यूटर उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर देगा, तब तक वो उसमें कोई भी बदलाव, यूजर्स के द्वारा कोई भी चेंजेस या कोई भी इंटरप्शन नहीं हो सकता था। इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो सीपीयू का उपयोग बहुत कम होता था। जब कोई कार्य इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा होता था तो सीपीयू खाली बैठा रहता था। तो जब यूजर्स के द्वारा इनपुट दिया जाता था तो सीपीयू खाली रहता था। जब कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट प्रोवाइड किया जाता था तो भी सीपीयू खाली रहता था। तो इससे क्या होता था, तो सीपीयू उतना देर तक काम ही नहीं आता था। तो क्या बोलेंगे इसको? टर्न अराउंड टाइम इसी को बोलते हैं। कार्य सौंपने से लेकर परिणाम मिलने तक के कुल समय का समय बहुत अधिक होता था। तो जैसे इनपुट आपने दिया, सीपीयू खाली बैठा हुआ है, सीपीयू अपना काम किया, फिर आउटपुट को कंप्यूटर ने आउटपुट प्रोवाइड किया, तब भी सीपीयू खाली बैठा है। तो इस पूरे प्रोसेस को, ये काम पूरा कंप्लीट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें टर्न अराउंड टाइम बहुत ही अधिक होता था। जैसे एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट जनरेशन। बैंक स्टेटमेंट जब जनरेट होता है तो उसमें क्या होता है, यूजर्स के द्वारा जो भी डेबिट या क्रेडिट हुआ है पैसों का, उस सभी का समूह बैचेस क्या करता है? देता है। तो शुरुआत से लेके लास्ट तक के
जो भी डेबिट और क्रेडिट हुआ है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो बैच प्रोसेसिंग की कमियों को दूर करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग की अवधारणा लाई गई। इसमें सीपीयू जो खाली बैठा रहता था उसको, मतलब इसकी समस्या को दूर कर दिया गया। तो इसके वर्किंग की बात करें, इसमें मुख्य मेमोरी रैम में एक साथ कई प्रोग्राम या जॉब्स रखे जाते थे। तो इसमें जो भी मुख्य मेमोरी होता था उसमें कई प्रोग्राम और कई टास्क या कई जॉब्स एक साथ रखे जाते थे। सीपीयू रैम में मौजूद किसी एक प्रोग्राम को निष्पादित करना शुरू करता था। यदि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कार्य के लिए चला जाता था तो सीपीयू खाली बैठने के बजाय तुरंत रैम में मौजूद दूसरे प्रोग्राम पर जंप कर जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यूजर के द्वारा इनपुट प्रोवाइड किया गया, यूजर ने इनपुट दिया, ठीक है। जैसे ही यूजर ने इनपुट दिया उसके बाद जो सीपीयू है वो कार्य करना स्टार्ट करेगा, मतलब प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही प्रोसेस से कहाँ पे गया, आउटपुट पे, तो सीपीयू क्या करेगा, सेंड करेगा इंस्ट्रक्शन कि दूसरा जॉब लेके आओ। तो वो खाली नहीं रहेगा, वो तुरंत वो आउटपुट हो ही रहा है, अभी अभी आउटपुट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरे कार्य पे कार्य करना स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सीपीयू खाली समय को नियंत्रण करता था। तो सीपीयू खाली बैठता नहीं था, तो जो भी खाली समय था उसको बहुत ही कम कर देता था। तो इसी को इस कारण इसका जो यूटिलाइजेशन होता था वो अधिक हो गया। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में एज कम्पेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बढ़ गया। कुछ परीक्षा तथ्य की बात करें तो इसमें सीपीयू स्विचिंग बहुत तेज नहीं होती थी। यह केवल तभी स्विच करता था जब वर्तमान प्रोग्राम इनपुट आउटपुट की प्रतीक्षा करनी पड़े। तो बहुत जल्दी जल्दी इसमें सीपीयू का स्विचिंग नहीं होता था। ये तभी स्विच करता था जब प्रोग्राम या तो इनपुट स्टेज में रुका हुआ है या तो आउटपुट स्टेज में रुका हुआ है। नेक्स्ट बात करें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टीटास्किंग वास्तव में मल्टी प्रोग्रामिंग का एक ही उन्नत और आधुनिक रूप है। तो क्या यह एक एडवांस टेक्निक है किसका, मल्टीटास्किंग का। इसके वर्किंग की बात करें तो उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर कई कार्य कर सकता था। कई टास्क को यूजर के द्वारा कराया जा सकता था कंप्यूटर पर, जैसे गाने सुनते हुए टाइपिंग करना, फाइल डाउनलोड करना। तो एक साथ कई काम कर सकता था, मतलब कर सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें सीपीयू बहुत ही तेज गति से एक कार्य को दूसरे कार्य पर स्विच करती है। यह स्विचिंग इतनी तेज होती है कि उपयोगकर्ता को ऐसा भ्रम होता है कि सभी कार्य बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। ठीक है। तो अब मल्टी प्रोग्रामिंग के कंपेयर में जो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर जो सीपीयू की स्विचिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। ठीक। और जो उपयोगकर्ता है उनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि सभी कार्य एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक। इसके फीचर्स की बात करें तो यह पूरी तरह से यूजर इंटरेक्शन और रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो यह क्या करता था, यूजर को यूजर के द्वारा जो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी उसको बहुत ही ईजी कर दिया, और साथ में जो रिस्पॉन्स टाइम था उसको भी बहुत ही कम कर दिया। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो विंडोज 10 11 लाइनक्स मैक ओएस और एंड्रॉयड इसके एग्जांपल्स हैं। चौथा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यह मल्टी यूजर्स के वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया। इसके वर्किंग की बात करें तो इसमें एक ही शक्तिशाली के सेंट्रल कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर से कई उपयोगकर्ता अलग अलग टर्मिनलों के माध्यम से जुड़े होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक उपयोगकर्ता का सीपीयू एक छोटा सा और निश्चित समय देता है। इसे टाइम स्लाइड या क्वांटम कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही समय पर क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स किससे, कंप्यूटर के सेंट्रल सर्वर से जुड़े होते हैं, जिसमें सीपीयू का एक छोटा सा और डिफिनिट टाइम होता है जिसे टाइम स्लाइड या क्वांटम कहा जाता है। स्विचिंग की बात करें, जैसे ही एक उपयोगकर्ता का टाइम क्वांटम समाप्त होता है सीपीयू तुरंत अगले उपयोगकर्ता के कार्य पर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यूजर्स हैं, यूजर्स बाय यूजर्स को काम को कंप्लीट करता है। एडवांटेज, सभी उपयोगकर्ता को ऐसा लगता है कि पूरा कंप्यूटर केवल उन्हीं का कार्य प्रोसेस कर रहा है। इसमें प्रतिक्रिया समय बहुत कम होती है। ओके।
फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इस इसके इसका उपयोग समान उद्देश्य जैसे गेमिंग या टाइपिंग के लिए नहीं, बल्कि उन विशेष कार्यों के लिए किया जाता है जहां समय का पालन करना सबसे अनिवार्य होता है। तो जहाँ पे समय का पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यह स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसके वर्किंग की बात करें तो इसमें इनपुट मिलने और उसका रिस्पॉन्स टाइम देने के बीच का समय यानी थ्रूपुट और प्रोसेसिंग टाइम पूरी तरह से निश्चित और बहुत कम होता है। तो अगर इनपुट प्रोवाइड करना है या उसको रिस्पॉन्स देना है तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, हाँ, वो एक डेफिनिट होता है या बहुत ही कम होता है। यदि कार्य समय सीमा के भीतर नहीं हुआ तो सिस्टम पूरी तरह से विफल माना जाता है। तो अगर इसके अंदर कोई भी टास्क है, कोई भी जॉब है, वो कंप्लीट एक डेफिनिट टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो ये हमने टास्क प्रोवाइड किया गया था वो फेल हो जाएगा या फेल माना जाएगा। इसके टाइप की बात करें तो इसमें आता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो समय सीमा मतलब जो डेडलाइन तय की गई है उसका पालन करना 100% अनिवार्य होता है कंप्यूटर के द्वारा। एक माइक्रो सेकेंड की देरी को भी स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि इससे जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, तो एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जितनी भी अगर कोई भी डेडलाइन है तो उसको 100% कंप्लीट करके देना ही होगा, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मिसाइल गाइडेड सिस्टम, अगर मिसाइल गाइडेड सिस्टम में थोड़ा भी देरी हुआ तो जहाँ पे हम एग्जैक्ट उसका जहाँ पे मिलिट्री या आर्मी उसको गाइड करना चाहती है उसमें देरी हो सकती है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में, मेडिकल पेसमेकर में किसका यूज़ किया जाता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहाँ पे पेसमेकर क्या करता है, एक एवरी सेकेंड पे एक बार उसको मतलब पंप इन पंप आउट करेगा, यही करेगा। जब उसका तो उसका एक डेफिनिट टाइम होगा, तो उस डेफिनिट टाइम से अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, कम हुआ या अधिक हुआ, तो क्या होगा, उसमें जो हार्ट का बीट है वो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। ओके। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें समय सीमा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यदि कभी कभार थोड़ी देरी हो जाती है तो सिस्टम क्रैश नहीं होता, केवल प्रदर्शन की गुणवत्ता का थोड़ी कम हो जाती है। जैसे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव क्रिकेट का स्कोर या एटीएम से लेन देन। आपने एटीएम से लेन देन दिया, मतलब एटीएम से आप पैसा निकालते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ देर में पैसा निकलता है, कभी कभी बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके। तो हार्ड रियल टाइम में क्या होता है, 100% जो डेडलाइन है समय का उसको पालन करना होगा। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई मतलब सिस्टम क्रैश नहीं होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कई स्वतंत्र कंप्यूटर भौतिक रूप से फिजिकली अलग अलग स्थानों पर होते हैं, लेकिन वे एक उच्च गति वाले नेटवर्क से जुड़े होते हैं। उपयोगकर्ता को ऐसा लगता है कि केवल एक ही कंप्यूटर का काम कर रहा है, जैसे उदाहरण लोकल। तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं वह अलग अलग स्थानों पर रखे रहते हैं, और ये सभी कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं, एक हाई स्पीड वाले नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो जो भी यूजर्स इसको यूज करता है ऐसे कंप्यूटर्स को, तो उसको लगता है कि उनका जो उनके सामने जो कंप्यूटर रखा गया है वो एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहा है, मतलब उसी कंप्यूटर पे काम कर रहा है। दूसरा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सर्वर पर चलता है। सर्वर का डेटा उपयोगकर्ता समूह सुरक्षा अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रबंधित करने की क्षमता देता है। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सर्वर बेस्ड होते हैं। तो यूजर को सर्वर का डेटा, हाँ, अच्छा, क्या करेगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर को कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट करेगा, मैनेज करेगा, डेटा को मैनेज करेगा, सुरक्षा करेगा, और जो भी अन्य नेटवर्किंग कार्य हैं, जो भी अदर नेटवर्किंग वर्क्स हैं उसको भी मैनेज करेगा, जैसे विंडोज सर्वर या नॉवेल नेटवेयर, ठीक है। और लास्ट है इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह किसी विशेष हार्डवेयर या उपकरण के भीतर स्थायी रूप से एम्बेडेड होती है। यह आमतौर पर रोम में स्टोर होता है। तो जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यह हार्डवेयर या कोई भी डिवाइस, हार्डवेयर या
उसके कोई भी कंपोनेंट पे यह परमानेंटली स्टोर रहती है, ठीक है। और कहाँ पे रहेंगी, यह रोम में, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवन, स्मार्ट टीवी और कारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में। ओके, तो इसका अक्सर यूज किया जाता है किसमें, जो भी यूज किया जाता है बड़े बड़े सामान, जैसे क्या हुआ, वॉशिंग मशीन, ओवन, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट टीवी, कारों के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सॉरी कंट्रोल कंट्रोल यूनिट। कुछ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकता। कौन सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है, सीपीयू उपयोग, सीपीयू यूटिलाइजेशन को अधिकतम करने के लिए किस बुनियादी अवधारणा की शुरुआत की गई। तो क्या है उसका उत्तर, मल्टी प्रोग्रामिंग। तीसरा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रत्येक कार्य को दिए गए निश्चित समय को क्या कहा जाता है, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइड। मिसाइल नियंत्रण प्रणाली में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी बताया मैंने। और वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों के भीतर काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड थ्रेड मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, देखते हैं। तो देखते हैं प्रोसेस की अवधारणा और उसकी अवस्था, कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस एंड इट्स स्टेट। तो प्रोसेस की बात करें तो एग्जीक्यूशन के तहत एक प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को क्या बोला जाता है, प्रोसेस। प्रोग्राम बनाम प्रोसेस में अंतर, ठीक है, प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक निष्क्रिय इकाई है, पैसिव इंटिटी है, जो सेकेंडरी मेमोरी में फाइल के रूप में स्टोर रहती है, जैसे क्रोम डॉट ई। जब उपयोगकर्ता उस पर डबल क्लिक करके उसे चलाता है तो वह मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है, और इस सक्रिय इकाई को क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, निष्क्रिय इंटिटी है जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहती है, और जैसे ही उपयोगकर्ता उसे डबल क्लिक करता है तो वह मुख्य मेमोरी रैम में चली जाती है। तो यह मुख्य मेमोरी में जैसे ही जाती है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, तो इसे एक्टिव इंटिटी बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस की अवधारणाएं, जीवन चक्र की बात करें तो एक प्रोसेस अपने पूरे जीवन काल में कई अवस्थाओं से गुजरती है, जिसे प्रोसेस स्टेज ट्रांजिशन डायग्राम के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें न्यू, रेडी, रनिंग, क्लॉक एंड वेटिंग एंड टर्मिनेटेड एंड एग्जिस्ट का फंक्शन यूज होता है। तो न्यू में क्या होता है, इस अवस्था में प्रोसेस अभी अभी बनाई जा रही है, यानी प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज रैम से रैम में आने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब भी डबल क्लिक होता है किसी प्रोग्राम पे तो क्या होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहता है, जो भी प्रोग्राम वो क्या होता है, वो प्रोसेस के लिए रैम में आ जाता है। रेडी की बात करें, जब प्रोसेस में मुख्य मेमोरी में लोड हो चुकी होती है और सीपीयू को प्राप्त करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होता है। जब सीपीयू इंतजार कर रही होती है कि प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में लोड हो चुकी है तो उस समय क्या बोलेंगे, उसको रेडी बोलेंगे। रनिंग, इस अवस्था में सीपीयू वास्तव में प्रोसेस के निर्देशों को निष्पादन करता है, तो जो यूजर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। एकल कोर, सिंगल कोर सीपीयू में एक समय में केवल एक ही प्रोसेस रन कर सकता है। क्लॉक एंड वेटिंग की बात करें, यदि रनिंग अवस्था के दौरान प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है तो किसी घटना का इंतजार करना होता है, तो उसे सीपीयू से हटाकर उसे इस अवस्था में दिया। तो ब्लॉक एंड वेटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी जो भी यूजर्स के द्वारा इनपुट या जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अगर वो प्रोसेस के दौरान कोई भी इनपुट या आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है या किसी इवेंट के कारण उसको वेट करना पड़ता है, तो सीपीयू क्या करता है, उसे उस प्रोसेस को ब्लॉक या वेटिंग स्टेज में डाल देता है। और टर्मिनेटेड एंड एग्जिट का मतलब क्या हुआ, जब प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक, जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मेमोरी से तुरंत हटा देता है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या करेगा, अब तो उसको फिर डीएक्टिवेट कर देता है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है थ्रेड। थ्रेड
देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड क्या होता है? यह थ्रेड किसी प्रोसेस के भीतर निष्पादन का सबसे छोटा और स्वतंत्र मार्ग है। तो इसे क्या बोलते हैं? लाइट वेट प्रोसेस है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो थ्रेड होते हैं उसे क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसमें देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड को। तो एक ही प्रोसेस के भीतर एक साथ कई थ्रेड्स चलाए जा सकते हैं। तो अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर कई थ्रेड्स चलाए जा सकते हैं। जैसे अगर MS वर्ड का प्रोसेस है, उसके भीतर एक थ्रेड आपके द्वारा टाइप किया जा रहा है, जो अक्षरों को स्क्रीन पर दिखा रहा होता है। दूसरा थ्रेड बैकग्राउंड में स्पेलिंग की गलतियों को चेक कर रहा होता है। तीसरा थ्रेड फाइल को ऑटो सेव कर रहा होता है। इसका मतलब एक प्रोसेस के दौरान कई टास्क जब होते हैं उसे क्या बोलेंगे? हम मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। जैसे MS वर्ड पे हमने इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो इनपुट जैसे ही कीबोर्ड के द्वारा दिए तो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे। उसके साथ साथ बैकग्राउंड में क्या होता है? जो जो स्पेलिंग चेक होता है, जो ग्रामर चेक होता है, ठीक। उसके बाद वो जैसे ही आप जो भी आप टाइप कर रहे हैं तो ऑटो सेव भी होता रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी थ्रेडिंग। तो प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक। तो वजन की बात करें तो यह हैवी वेट प्रोसेस जो होता है वह हैवी वेट इकाई है। इसे बनाने में अधिक समय लग सकता है, ठीक है। और थ्रेड की बात करें तो ये एक लाइट वेट है, अभी बताया मैंने, और तेजी से बनती है और समाप्त होती है। मेमोरी की बात करें तो प्रत्येक प्रोसेस के लिए अपना अलग एड्रेस होता है, जबकि एक ही प्रोसेस के सभी थ्रेड्स आपस में प्रोसेस की मेमोरी और संसाधनों को साझा करते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें, दो अलग प्रोसेस के बीच संचार करना कठिन और धीमा होता है, जबकि थ्रेड आपस में साझा मेमोरी के मतलब शेयर्ड मेमोरी के कारण बहुत ही तेजी से कम्युनिकेट करती हैं। सिस्टम क्रैश की बात करें, यदि एक प्रोसेस क्रैश हो जाती है तो दूसरी प्रोसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि एक थ्रेड में बड़ी त्रुटि आती है तो पूरी प्रोसेस ही क्रैश हो जाती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट पे। तो सबसे पहला है एग्जीक्यूशन के तहत चल रहे किसी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रत्येक प्रोसेस को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, PCB। इसी प्रोसेस के भीतर काम करने वाली सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटी एग्जीक्यूशन इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? थ्रेड कहेंगे। जब कोई प्रोसेस CPU पर चल रही हो, उसका आवंटित समय टाइम स्लाइस समाप्त हो जाए तो वह किस अवस्था को में लौट आती है? रेडी स्टेट में, ठीक है। रेस कंडीशन की समस्या को हल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस वेरिएबल टूल का उपयोग करता है? सीमाफोर। बस ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में जब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो एक से अधिक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है उसमें। तो यह तय करना किस प्रोसेस को पहले CPU को दिया जाए, CPU शेड्यूलिंग कराता है। जब कोई एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, और उस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेस को रन कराना होता है, एग्जीक्यूट कराना होता है, तो CPU सबसे पहले किस प्रोसेस को रन करेगा, ठीक है, और क्या क्रम रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम? CPU शेड्यूलिंग, ओके। यह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के एक विशेष भाग द्वारा किया जाता है जिसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं। और जो ये काम किया जाता है उसे क्या बोले जिसके द्वारा ये काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और सेकेंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें तो इस मोड में एक बार किसी प्रोसेस को CPU में आवंटित कर दिया गया तो प्रोसेस CPU को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपना काम पूरी तरह से टर्मिनेट न कर ले या स्वयं इनपुट आउटपुट कार्य के लिए वेटिंग स्टेट में न चला जाए। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, अगर CPU को कोई भी कार्य आवंटित एलोकेट हो गया तो अब CPU क्या करेगा? उसको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको प्रोसेस करके पूरी कार्य को एग्जीक्यूट करके उसको टर्मिनेट नहीं कर देती, ओके। विशेषता की बात करें तो CPU के बीच में जबरदस्ती किसी प्रोसेस को छीना नहीं जा सकता, यह डिजाइन सरल होती है। तो जब तक कि पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता, टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक उसको एंड नहीं किया जा सकता। उदाहरण
फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब पहले आओ पहले पाओ, FCFS, ठीक। और SJF नॉन प्रीएम्प्टिव रूल। दूसरा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इस मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में चल रहे प्रोसेस से जबरदस्ती सीपीयू को बीच में छीन सकता है और किसी अन्य हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को दे सकता है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता था कि जब तक पूरी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती तब तक दूसरा प्रोसेस नहीं रन किया जा सकता था। लेकिन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोसेस को एंड करके कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। ट्रिगर की बात करें तो यह किसी उच्च प्राथमिकता वाली प्रोसेस के आने पर वर्तमान प्रोसेस को आवंटित टाइम समाप्त होने पर होता है। तो अब जैसे हाई प्रायोरिटी ऑर्डर वाला कोई प्रोसेस आया, ओके, तो जो भी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रहा है उसका एक टाइम तो फिक्स होगा। जैसे वो टाइम फिक्स होगा, जैसे और वो टाइम के अंतर्गत हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो प्रोसेस है उसको फिर रन करने लगता है। जैसे एग्जांपल राउंड रॉबिन और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF। कुछ शेड्यूलिंग के टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है आगमन समय, जिसे अराइवल टाइम कहते हैं। इसमें क्या होता है, वह समय जब कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से रेडी स्टेट में प्रवेश करती है तो उसे अराइवल टाइम कहते हैं। जब कोई प्रोसेस है सेकेंडरी स्टोरेज से रेडी स्टेट में, जहाँ पे रेडी होना स्टार्ट हो चुका होता है, वहाँ पे पहुँचती है तो उसे अराइवल टाइम कहते हैं। फर्स्ट टाइम, शॉर्ट फॉर्म में BT इसको कहते हैं, वह वास्तविक समय जो किसी प्रोसेस को सीपीयू पर पूरी तरह एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार चाहिए होता है, उसे बर्स्ट टाइम कहते हैं। अब जब रेडी स्टेट के बाद सीपीयू के पास आके खड़ा हुआ है कि अब मुझे क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है, तो उस जो रेडी होने के बाद से लेकर एग्जीक्यूट होने से पहले तक के समय को क्या बोलते हैं, बर्स्ट टाइम, फटने का समय। पूर्णता समय, कंप्लीशन टाइम, जब वह समय जब कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन साइकिल पूरी तरह समाप्त कर देता है उसे कंप्लीशन टाइम कहते हैं। जब कोई प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस को खत्म होने में पूरा समय जितना लगा है उस समय को क्या बोलेंगे हम, कंप्लीशन टाइम। फिर है टर्न अराउंड टाइम, इसको बोलते हैं प्रोसेस के आने से लेकर उसके पूरी तरह समाप्त होने के बीच का कुल समय। जब तक प्रोसेस सीपीयू के पास आता है उस प्रोसेस को पूरी तरह कंप्लीट होने में जितना समय लगा है उसे क्या बोलेंगे हम, टर्न अराउंड टाइम। इसमें एग्जीक्यूट होने में जितना समय लगा है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम, और पूरी तरह कंप्लीट होने में जो समय लगा उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। प्रतीक्षा समय, प्रोसेस को रेडी क्यू में इस सीपीयू प्राप्त करने के लिए कुल कितने समय तक इंतजार करना पड़ा है उसे प्रतीक्षा समय कहते हैं। सीपीयू के पास आने से पहले रेडी क्यू में अगर जो प्रोसेस रखा हुआ है उस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा है सीपीयू में आने के लिए, प्रोसेस होने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, वेटिंग टाइम, प्रतीक्षा समय। थ्रूपुट की बात करें, प्रति इकाई समय में सीपीयू द्वारा पूरी की जाने वाली प्रोसेस की संख्या थ्रूपुट कहलाता है। तो एक यूनिट ऑफ टाइम में सीपीयू के द्वारा कितने प्रोसेस को किया जा रहा है, कितने नंबर्स ऑफ प्रोसेस को किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रूपुट टाइम। ओके, ये जितना अधिक होता है थ्रूपुट टाइम, जितना अधिक होता है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो अभी हम एल्गोरिथम की बात करते हैं जिसमें पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, पहले आओ पहले पाओ। यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यह एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ठीक है, जो प्रोसेस रेडी क्यू में सबसे पहले आएगी वही सीपीयू में सबसे पहले रन करेगी या एग्जीक्यूट होगा। तो तो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के या किस सिद्धांत पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। मतलब जो प्रोसेस पहले आई होगी वो पहले प्रोसेस होगी, उसके बाद फिर सेकेंड वाला जो भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक, कन्वाय इफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है, तो उच्च बर्स्ट टाइम वाली सबसे पहले आती है, इसके पीछे आने वाली छोटी छोटी प्रोसेस को भी बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई बहुत बड़ी प्रोसेस सबसे पहले आ रही है तो इसके पीछे जितने भी छोटे छोटे प्रोसेस आने वाले होते हैं, तो जब तक कि बड़ी वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती टोटली कंप्लीटली, तब तक वो छोटे छोटे प्रोसेसेस को इंतजार करना पड़ता है।
तो इस समस्या को कॉनवॉय इफेक्ट बोलते हैं। इससे औसत प्रतीक्षा समय बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई बड़ी प्रोसेस है, कोई बहुत लंबा जॉब या टास्क है, तो उसको करने में जितना समय लगेगा उसके बाद ही जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं या अन्य प्रोसेसेस हैं उसको वह एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ, सबसे छोटा काम पहले। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेडी क्यू में मौजूद उन सभी प्रोसेसेस में से जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है उसे सीपीयू को पहले दिया जाता है। तो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम रहेगा वो पहले सीपीयू को दिया जाएगा। फिर इसका लाभ क्या है कि यह एल्गोरिथम सभी संभावित शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे न्यूनतम औसत प्रतीक्षा समय प्रदान करने का सर्वोत्कृष्ट और ऑप्टिकल माना जाता है। तो अगर अब जैसे छोटा छोटा जो टास्क है, छोटा छोटा जो जॉब है या छोटा छोटा जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। नुकसान क्या है, यदि सिस्टम में लगातार छोटी छोटी प्रोसेस आती रहती है तो बड़ी प्रोसेस को कभी सीपीयू को मिल नहीं पाती। अगर ऐसे ही अब मान लो रेडी स्टेट में आके छोटे छोटे प्रोसेस क्यू में खड़े हैं, हाँ, और जितना छोटी छोटी प्रोसेस आएंगे वो क्यू में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो बड़ी वाली प्रोसेस है वो पीछे रहती जाएगी। तो छोटे छोटे प्रोसेस तो एग्जीक्यूट होते जाएंगे, लेकिन जो बड़ी वाली प्रोसेस है वो पीछे ही खड़ी रह जाएगी। जैसे आप चौराहे पे खड़े रहते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो क्या होता है, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो एक जगह रुकी रह जाती हैं, जो और बाकी जो टू व्हीलर है वो बहुत जल्दी जल्दी पास कर जाती हैं। ठीक है। इसके नोट्स देख लो कुछ, कि इसके प्रियम्पटिव रूप को एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहा जाता है। तो इसमें लास्ट थर्ड है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये देखते हैं पहले। यह विशेष रूप से टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए यह राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को डिजाइन किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू का एक छोटा और निश्चित समय दिया जाता है। तो जो भी प्रोसेस है सीपीयू के द्वारा उसको एक डेफिनिट टाइम दे दिया जाएगा। ओके, जिसे टाइम क्वांटम कहते हैं, और उस टाइम को टाइम क्वांटम कहते हैं। जैसे ही समय समाप्त होगा प्रोसेस को जबरदस्ती हटाकर रेडी क्यू के अंत में भेज दिया जाएगा। अब चाहे जो प्रोसेस है वो खत्म हुआ हो, न हुआ हो या कंप्लीट हो गया हो, उस टाइम के अंदर जो टाइम दिया गया था सीपीयू के द्वारा, ठीक, अगर खत्म हुआ है तो ठीक है, नहीं खत्म हुआ तो उसको जबरदस्ती हटाकर रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा और अगली प्रोसेस को सीपीयू को दे दिया जाएगा। तो आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो डेफिनिट टाइम मिला है प्रोसेस को उसी टाइम में उसको कंप्लीट होना अनिवार्य नहीं होगा, तो उसको जबरदस्ती हटाकर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को दे दिया जाता है। विशेषता क्या है इसकी, तो इसमें कभी भी कन्वाय प्रभाव या भुखमरी का समस्या नहीं होता है। इसका प्रदर्शन टाइम क्वांटम के आकार पर निर्भर करता है। यदि टाइम क्वांटम बहुत बड़ा कर दिया जाए तो यह एफसीएफएस का की तरह व्यवहार करें, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व के अनुसार कार्य करने लगेगा। लास्ट है इसमें प्रियोरिटी शेड्यूलिंग। तो इसमें क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रत्येक प्रोसेस को एक साथ एक प्राथमिकता संख्या से जोड़ दिया जाता है, मतलब प्रियोरिटी नंबर से जोड़ दिया जाता है। जिस प्रोसेस की प्रियोरिटी सबसे अधिक होगी उसे वो सीपीयू को पहले मिलती है। तो नंबर ऑफ टास्क है, नंबर ऑफ जॉब्स है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो हमको सबसे पहले सभी प्रोसेस को देखकर प्रायोरिटाइज कर देंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको पहले प्रोसेस के लिए भेजेंगे। तो सीपीयू क्या करता है, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला टास्क है, प्रोसेस है, उसको पहले एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। एजिंग टेक्निक इसमें क्या होता है, प्राथमिक शेड्यूलिंग में भी कम प्राथमिकता वाली प्रोसेस के लिए भुखमरी, स्टारवेशन की समस्या हो सकती है। इसे हल करने के लिए ओएस एजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे रेडी क्यू में लंबे समय तक इंतजार कर रही पुरानी प्रोसेसेस प्राथमिकता को समय के साथ धीरे धीरे बढ़ा दिया जाए ताकि अंततः उसे सीपीयू मिल सके। तो एजिंग तकनीक में क्या होता है, आप जैसे कोई भी प्रियोरिटी वाली है प्रोसेस है, वो रन हो रही है, रन हो रही है, रन हो रही है, मतलब एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक, तो जो कम प्राथमिकता वाले प्रोसेसेस हैं वो क्या होंगे, वो इंतजार करते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एजिंग टेक्निक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें किस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के कारण कन्वाय इफेक्ट की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसमें होता है, क्या आंसर है, पहले पाओ, एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वह कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो न्यूनतम औसत प्रतीक्षा समय देने की गारंटी देता है, सबसे, तो कौन है, सबसे छोटा काम पहले, एससीएफ। तो इसमें क्या होता है, सबसे जो कम दूरी वाला, सबसे कम दूरी वाला जो क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा, उसको पहले रन करेगा। ठीक। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अनिवार्य रूप से किस शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, तो राउंड रॉबिन, अभी बताया मैंने।
प्राथमिक शेड्यूलिंग में सबसे बड़ी प्रोसेस की भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो उसे एजिंग टेक्निक बोलते हैं, अभी बताया। रेडी क्यू में से किस प्रोसेस को चुनकर सब उसे रनिंग स्टेज में भेजने और कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के अलावा करने वाले ओएस के घटक को क्या कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको वैसे डिस्पैचर बोलते हैं। क्या होता है कि रेडी क्यू में किसी प्रोसेस को चुनकर रनिंग स्टेट में भेजने और कॉन्टेक्ट स्विच करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिस्पैचर। नेक्स्ट है डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि पूछा जाता है अक्सर। तो उसमें क्या पहला क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में जब कोई प्रोसेस एक ही समय में सीमित संसाधनों का को प्राप्त करने की कोशिश करता है तब डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अनडिजायरेबल स्टेट है। तो अब जैसे कोई मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, अब जब मल्टी प्रोसेसिंग प्रोसेस है तो उसमें मल्टी टास्क हो रहा है, तो सभी टास्क किसी न किसी रिसोर्सेज को पाने की कोशिश करेंगे। अब कोई दो टास्क है, एक ही रिसोर्स को पाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, वहां पे डेडलॉक हो जाएगा क्योंकि अब वहां पे दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। ओके, तो इसी प्रोसेस क्या ये क्या है, एक अनडिजायरेबल स्टेट है, और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, डेडलॉक। तो डिफिनेशन इसका देख हैं। डेडलॉक कंप्यूटर सिस्टम की वह स्थिति है जहां दो या दो से अधिक प्रोसेसेस एक दूसरे के द्वारा रोके गए संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अनंत काल या इन्फिनाइट वेटिंग करती रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी प्रोसेस अपना काम पूरा कर नहीं पाती और पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। इसका मतलब अभी बताया मैंने कि जब अब ये मल्टीटास्किंग में होता है डेडलॉक, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है, तो अब एक साथ कई प्रोसेसेस वर्क करते रहते हैं। अब जब एक साथ एक या दो या तीन या अधिक प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक ही रिसोर्स के लिए अगर दो तीन प्रोसेसेस का या दो तीन चार पांच प्रोसेसेस का मतलब फेच करना हो कि हमको ये चाहिए ये चाहिए, अब क्या होगा, सबको चाहिए, अब सबको चाहिए तो क्या होगा, कोई ले नहीं पाएगा, तो ये इन्फिनाइट वेटिंग में चली जाती है और इसी को क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, और जिससे सिस्टम भी हैंग हो जाता है। ट्रैफिक जैम एनालॉजी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक उदाहरण है इसमें कि जैसे किसी एक लेन वाले पुल पर दो कारें आमने सामने से आ जाए, दोनों में से कोई कार पीछे हटने को तैयार न हो तो पुल पर यातायात पूरी तरह से ठप या स्थिति है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक क्या है, एक रोड है, इधर से भी कार आ रही है, इधर से भी कार आ रही है, अब जब अब ये हटेगा तभी ये पास कर पाएगा, या तो ये हटेगा तभी ये पास कर पाएगा, अब दोनों हटने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके पीछे जो है उसके लिए क्या होगा, समस्या होगी। और जो यहाँ पे और ये रोड क्या हो गया, बाधित हो गया। एक ही रोड के लिए मतलब एक ही रिसोर्स के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। यही सेम चीज होता है डेडलॉक में। नेक्स्ट है डेडलॉक के लिए चार आवश्यक शर्तें। तो उसमें क्या होता है, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है कि सिस्टम में कम से कम एक संसाधन ऐसा होना चाहिए जो गैर नॉन शेयरेबल हो, अर्थात एक समय में केवल एक ही प्रोसेस उस संसाधन का उपयोग कर सकती है। ठीक, दूसरा होल्ड एंड वेट, और तीसरा है कोई प्रियमटिव नहीं, जबरदस्ती नहीं छीनना। तो ये बस इतना याद रख लो कि इसके लिए चार शर्तें जरूरी हैं। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, और तीसरा है प्रियमटिव मतलब नॉन प्रियम्पशन, और लास्ट है वृत्ताकार प्रतीक्षा मतलब सर्कुलर वेट। बस आपको ये चारों वेट इंतजार करना है। इसमें क्या होता है, जैसे वर्कुलर प्रतीक्षा मतलब क्या हो, जैसे एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, एक प्रोसेस है P3, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि पहला प्रोसेस रन होगा, फिर दूसरा प्रोसेस रन होगा, फिर तीसरा प्रोसेस रन होगा, ठीक। यही होता है इसमें। और कोई मान लो रिसोर्स है, अब रिसोर्स को पहला प्रोसेस लेगा, फिर दूसरा प्रोसेस लेगा, फिर तीसरा प्रोसेस लेगा, ऐसे अगर तीनों एक साथ लेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो डेडलॉक से निपटने के तरीकों को देख लेते हैं। तो कैसे कैसे डेडलॉक को इग्नोर करके या प्रिवेंट करके या अवॉइड करके या रिकवर करके निपटा जा सकता है। तो देख लेते हैं चारों को बारी बारी से कि डेडलॉक अज्ञानता या शुतुरमुर्ग एल्गोरिथम, डेडलॉक इग्नोरेंस या कास्टिक एल्गोरिथम, यह पूछा गया क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी में। इसमें क्या होता है कि मान लेता है कि डेडलॉक कभी होता ही नहीं है, यदि कभी सिस्टम हैंग होता है तो कंप्यूटर को केवल रिबूट करना होता है। तो क्या होगा डेडलॉक अज्ञानता में, तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर ये मान लेता है कि कभी डेडलॉक होगा ही नहीं, कभी डेडलॉक होगा नहीं। अगर कंप्यूटर स्लो हुआ, हैंग हुआ, तो क्या होता है कि अपने आप कंप्यूटर रिबूट भी हो जाता है या आपको रिबूट करना पड़ता है। दूसरा है डेडलॉक रोकथाम, डेडलॉक प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, किसी भी एक शर्त को डिजाइन स्तर पर ही समाप्त कर देना। जिस कारण डेडलॉक हो रहा है उसके किसी एक शर्त को डिजाइन स्तर पर ही समाप्त कर देते हैं ताकि हो ही ना। तीसरा है डेडलॉक बचाव,
बैंकर्स एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक संसाधन अनुरोध को देने से पहले यह गणना करता है कि संसाधन देने के बाद सिस्टम सुरक्षित स्थिति में रहेगा या नहीं। तो इसमें क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम या डेडलॉक बचाव में यह किसके द्वारा होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है सीपीयू के द्वारा, तो उस सीपीयू उसको क्या करेगा, गणना करेगा, मतलब उसको डिकोड करेगा कि जो भी संसाधन लेने की प्रक्रिया हो रही है वो सेफ है या नहीं है। ठीक। तो यदि सिस्टम सुरक्षित रहता है तो जाने का खतरा, अनुरोध को, अगर सिस्टम असुरक्षित रहता है तो जाने नहीं दिया जाता है और अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में क्या होता है, सिस्टम को डेडलॉक में जाने दिया जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम समय समय पर डिटेक्शन एल्गोरिथम चलाकर जांच करता है कहीं डेडलॉक तो नहीं हुआ है। जब डेडलॉक मिलता है तो रिकवरी की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी डेडलॉक है उसको सिस्टम में मतलब कहता है लो डेडलॉक लो, और फिर कहता है कि चलो अब हम चलाएंगे डिटेक्शन एल्गोरिथम। अब डिटेक्शन एल्गोरिथम चला कर देखेगा कि कहीं डेडलॉक तो नहीं हुआ है, और डेडलॉक मिलता है तो उसको रिकवर कर देता है। सिंपल सा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट की बात करें तो डेडलॉक उत्पन्न होने के लिए आवश्यक 4 शर्तों में से वृत्ताकार प्रतीक्षा को क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट। अभी बताया मैंने। बहुप्रति मल्टी इंस्टेंस संसाधनों वाले सिस्टम में डेडलॉक से बचने के लिए किस प्रसिद्ध एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, बैंकर्स एल्गोरिथम बताया मैंने अभी। यदि किसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में प्रत्येक रिसोर्स की केवल एक ही काफी है, उसमें चक्र बनता है, तो वह क्या दर्शाता है, डेडलॉक एक निश्चित उपस्थिति, डेफिनिट डेडलॉक। विंडोज और लाइनक्स जैसे आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक से निपटने के लिए किस व्यवहारिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, डेडलॉक अज्ञानता, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। डेडलॉक रिकवरी के दौरान किसी प्रोसेस को उसकी पिछली सुरक्षित स्थिति में ले जाने को क्या कहलाता है, रोल बैक। ठीक, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं फाइल एंड डिस्क प्रबंधन पे। कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और डिस्क को मैनेज करता है उसको हम देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भाग कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सुरक्षित रखने और उसे व्यवस्थित करने और डेटा को तेजी से सीपीयू तक पहुंचाने की तकनीकों से संबंधित है। तो फाइल मैनेजमेंट और या डिस्क मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है कि जो भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाया जा रहा है उसको सुरक्षित रखना, उसे व्यवस्थित रखना। ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइल कंसेप्ट एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो फाइल का डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइल तार्किक रूप से संबंधित सूचनाओं का एक संग्रह है जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्थायी रूप से जमा रहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फाइल स्टोरेज सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो मतलब क्या हुआ, इस फाइल का परिभाषा से क्या हमको समझ में आया कि ये क्या है, एक तार्किक लॉजिकल रूप है जिसमें क्या होता है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये कहाँ पे रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या स्टोर रहता है, कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है। और ये फाइल स्टोरेज की सबसे छोटी लॉजिकल यूनिट है, सबसे छोटी लॉजिकल यूनिट है। ठीक है। डायरेक्टरी की संरचना। फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए डायरेक्टरी फोल्डर्स का उपयोग किया जाता है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का उपयोग करता है, जिसमें एक रूट के भीतर सब डायरेक्टरी की फाइलें होती हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि जो भी फोल्डर्स आपने कंप्यूटर में फोल्डर्स क्रिएट करते हैं वही सेम कि, तो फाइलों को व्यवस्थित रूप से अच्छे रूप से रखने के लिए फोल्डर्स का उपयोग किया जाता है। तो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका यूज करती हैं, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का यूज करके फाइलों को व्यवस्थित रूप में रखती हैं, जिसमें क्या होता है, एक रूट डायरेक्टरी में सभी जो सब डायरेक्टरी है उसको रखा जाता है। अब फाइल आवंटन के तरीके, फाइल एलोकेशन, कैसे कैसे फाइल एलोकेट होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कंटिगस, दूसरा है लिंक्ड, तीसरा है इंडेक्स्ड। पहला है निरंतर आवंटन, कंटिगस अलग। इसमें प्रत्येक फाइल को डिस्क पर एक के बाद एक जुड़े हुए निरंतर ब्लॉक्स में मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि फाइल एक आकार 3 ब्लॉक का है तो वह ब्लॉक 4 से शुरू होती है, उसे ब्लॉक 4, 5, 6 में, वह 4, 5 और 6 ब्लॉक में मिलेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
कि प्रत्येक फाइल को डिस्क पर एक के बाद एक कंटिन्यूअस फॉर्म में रखा जाता है, कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर फाइल एक आकार 3 ब्लॉक का है तो वह 4 ब्लॉक से स्टार्ट होगा और 4 5 6 से स्टार्ट, मतलब 4 5 6 ब्लॉक में वो उसके डेटा मिलेंगे। लाभ क्या है, यह बहुत तेज है क्योंकि डिस्क का हेडर एक ही जगह से लगातार डेटा पढ़ सकता है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस दोनों के लिए उपयुक्त है। नुकसान क्या है, यह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की भारी समस्या होती है। यदि फाइल का आकार भविष्य में बढ़ता है तो आगे जगह नहीं होने पर समस्या होती है। क्या था, इसका जो फाइल का आकार वो फिक्स होता है। अब जब इसमें हमको अलग से डेटा को भरना हो तो क्या होगा, वो फ्रेगमेंट नहीं हो पाएगा, डेटा बढ़ नहीं पाएगा या बढ़ नहीं पाएगा। दूसरा है लिंक्ड एलोकेशन। इसमें क्या था, इसमें फाइल के ब्लॉक डिस्क पर कहीं बिखरे हो सकते हैं, मतलब डिस्क पर कहीं भी हो सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में वास्तविक डेटा के साथ साथ एक पॉइंटर होता है जो ये बताता है कि यह फाइल का अगला ब्लॉक डिस्क कहाँ पर स्थित होगा। तो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं डेटा के, उसमें एक पॉइंटर होता है और वो पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। किसको, स्टोर दी एड्रेस। ठीक, अब फाइल तो यह बताता है कि कहाँ पे है। अब जब एड्रेस इसके पास है, इस पॉइंटर के पास, तो क्या करेगा, तो वो बताएगा कि अगला ब्लॉक डिस्क कहाँ पे मिलेगा। लाभ क्या है, इसमें बाहरी विखंडन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या बिल्कुल नहीं होती और फाइल का आकार कितना भी बढ़ाया जा सकता है। नुकसान की बात करें, यह केवल क्रमानुसार ही संभव है। यदि आपको फाइलों के 10वें ब्लॉक पर जाना है तो आपको पहले 1 से 9 तक के सभी ब्लॉकों से होकर गुजरना पड़ता है। यदि एक भी पॉइंटर खराब हुआ तो पूरा फाइल खराब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी फाइल है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा किससे, फाइल 1 से, फिर फाइल 2 से, फिर फाइल 3 पे जाना होगा, फिर फाइल 4 पे जाना होगा, फिर जाके लास्ट में अगर फाइल 10 में आपका डेटा है तो वो फाइल 10 में जाएगा। वो सभी ब्लॉक्स को क्या करेगा, रीड करेगा। तो इससे क्या होगा, समय भी जाएगा। अगर कोई भी पॉइंटर, जिस पॉइंटर में उसका एड्रेस रखा हुआ है, अगर वो खराब हुआ तो पूरी फाइल खराब हो जाती है। लास्ट है इसमें इंडेक्स आवंटन। तो यह लिंक्ड आवंटन के दोषों को दूर करता है, जिसमें प्रत्येक फाइल के लिए डिस्क पर एक विशेष ब्लॉक सुरक्षित कर जाता है जिसे इंडेक्स्ड ब्लॉक कहते हैं। इस इंडेक्स ब्लॉक में फाइलों के सभी बिखरे हुए ब्लॉकों को एड्रेस करके एक साथ लिखें। इसमें क्या होता है, जो लिंक्ड आवंटन में कमियां थी उसको दूर कर दिया। क्यों, कैसे, उसमें क्या क्या होता था, उसके जो ब्लॉक्स होते थे वो बिखरे होते थे। इसमें क्या होता था, अब इसमें एक उसको एक इंडेक्स ब्लॉक दे दिया और जो इंडेक्स ब्लॉक देती है वो क्या हो गया, सब एक साथ रखे हुए मिलेंगे। ठीक, तो यह बिना किसी भी खंडन के सीधे पहुंच डायरेक्ट एक्सेस देता है। जैसे हमको फाइल 10 पे जाना है वो फाइल 10 पे ही मैं जाऊंगा। यूनिक्स का आई नोड ढांचा इसी इंडेक्स को आवंटन का उन्नत रूप है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आई नोड जो स्ट्रक्चर होता है वो इंडेक्स्ड आवंटन पे बेस्ड होता है। अब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें सबसे क्या क्या है, पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, एसएसटीएफ और स्कैन एल्गोरिथम, इसी को एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। अब आते हैं हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। का डेवलप कौन किया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसका पहला संस्करण विंडोज 1.0 जो कि 1985 में आया था, 1985 में आया था। नेचर की बात करें तो यह प्रोप्राइटरी या क्लोज्ड सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कोई भी आम उपयोगकर्ता इस सोर्स कोड को नहीं देख सकता, नहीं बदल सकता। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक क्लोज्ड सोर्स है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जिसमें इसके जो कोड होते हैं उसको कोई भी अन्य रूप, कोई भी जैसे आप विंडोज खरीदते हैं तो आप उसके कोड को नहीं देख सकते हैं, नहीं उसके कोड को बदल सकते हैं। फाइल सिस्टम की बात करें तो पुराने विंडोज में फैट और आधुनिक विंडोज में एनटीएफएस सिस्टम का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विंडो शॉर्टकट को देख लेते हैं। तो विंडो प्लस डी क्या करता है, सभी खुली हुई विंडोज को तुरंत मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर जाने देता है। ओके, विंडोज प्लस ई सीधे फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए विंडोज प्लस ई को हम क्लिक करते हैं। विंडो प्लस एल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर तुरंत लॉक हो जाएगा। ठीक है, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
Alt प्लस टैब खोलेंगे तो जो वर्तमान में खुले हुए अलग अलग विंडोज के एप्स हैं उसको उसको हम स्विच कर सकते हैं। अगर हमको जो भी हमने टास्क बार, हाँ टास्क बार में जो भी विंडोज को खोला हुआ है हमने, ठीक है, तो उसको अगर हम स्विच करना है तो स्विच कैसे करेंगे? अल्ट प्लस टैब क्लिक करेंगे। अल्ट प्लस टिक करने के बाद सारे जो विंडोज के टैब्स खुले हुए हैं वो दिखने लगेंगे। ओके। अल्ट प्लस F4 वर्तमान में चल रहे सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए है और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी प्लस ESC तो ये टास्क मैनेजर खोलने के लिए है। ठीक। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? यह सुरक्षा विकल्प स्क्रीन खोलने के लिए है, जहां पासवर्ड बदलना, लॉग आउट करना और टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। शिफ्ट प्लस डिलीट किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है और बिना रिसाइकल में भेजे। विंडो प्लस पोर्ट प्रिंट स्क्रीन पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे सीधे पिक्चर्स में सेव करने के लिए है। विंडो प्लस आई विंडो को मुख्य सेटिंग विंडो खोलने के लिए। ओके। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ओके। इसे 1969 में AT&T बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। सबसे पहले यह असेंबली लैंग्वेज से, तो जब यह डेवलप हो रहा था उसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद इसे 1973 में सी भाषा से दोबारा लिखा गया, सी लैंग्वेज से इसको दोबारा लिखा गया। ओके। इसकी विशेषता की बात करें तो उपयोग के क्षेत्र में इसका उपयोग सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों में किया जाता है। डेटा प्रबंधन की बात करें, डेटा मैनेजमेंट की, तो इसमें डेटा को संभालने का मुख्य कार्य कर्नल के द्वारा होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल और सेटअप करना कठिन होता है। ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें, इंस्टॉल होने के बाद एक कंप्यूटर की क्षमता बहुत बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट है सोलोरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये बहुत पहले का है। तो इसका विकास सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1993 में किया गया था। यह मूल रूप से यूनिक्स पर आधारित था। ठीक है। एक्विजिशन वर्ष 2010 में इस कंपनी को ओरेकल ने खरीद लिया और अधिग्रहण करने के बाद ओरेकल सोलोरिस के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य यूज क्या है? यह सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क के कार्यों के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है। अब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन की बात करें, बॉस भारत ऑपरेटिंग जो कि सीडैक के द्वारा निर्माण किया गया है, विकसित किया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे मुफ्त में बदलाव और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यह विशेष रूप से भारतीय क्षेत्रों और सरकारी कामकाज के लिए बनाया गया है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके निर्माता सिम्बियन लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया गया। प्रकार की बात करें तो यह स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है, एक ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूसेज की बात करें तो इस शुरुआती दौर में इसको नोकिया, मोटरोला और सोनी, सैमसंग के फ़ोन में यूज किया जाता था। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसे एप्पल के द्वारा निर्मित किया गया है और ये सुरक्षा क्लोज सोर्स की बात करें, ये केवल एप्पल हार्डवेयर के लिए बना है और काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से एप्पल आईफोन, आईपैड, आई पॉड में किया जाता है। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत पुराना है। यह ब्लैकबेरी कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इसे बिजनेस और सरकारी उपयोग के लिए सबसे सुरक्षित और ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। तो बिजनेस और सरकारी उपयोग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका तकनीकी विशेषता की बात करें तो यह वेब 1.2 वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक को सपोर्ट करता है, जो पुराने मोबाइल में इंटरनेट के लिए जरूरी था। इमेज नोट्स के अनुसार इसका नवीनतम संस्करण ब्लैकबेरी 10 है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसे 1991 में लाइनक्स टोरवाल्ड्स के द्वारा इसके कर्नल को विकसित किया गया था। कर्नल में क्या होता है? कोड होता है। नेचर की बात करें, यह ओपन सोर्स है और निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका कोड कोई भी देख सकता है और अपने सुविधानुसार बदल सकता है। ओके। इसके एग्जांपल्स है उबंटू, फेडोरा, डेबियन, रेड हैट, मिंट और काली लाइनक्स। ओके। फाइल सिस्टम की बात करें तो यह इसमें मुख्य रूप से ext4 फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण लाइनक्स कमांड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है लिस्ट ls। यह क्या करता है? वर्तमान डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर्स या फाइल्स हैं उसके सूची को दिखाता है। दूसरा है चेंज डायरेक्टरी, cd लिखते हैं।
इसको क्या, ये क्या करता है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने की डायरेक्टरी बदलने के लिए यूज किया जाता है। PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप वर्तमान किस फोल्डर या रास्ते में काम करें उसका पूरा पाथ ये दिखाता है। पूरा पाथ हमको देखना है तो क्या हमको लिखना पड़ेगा PWD। MKDIR ये क्या करता है, मेक डायरेक्टरी, एक नया खाली फोल्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है। RMDIR तो ये रिमूव डायरेक्टरी, जो भी खाली फोल्डर है उसको डिलीट करने के लिए RMDIR का यूज करना पड़ता है। RM रिमूव का, यदि किसी फाइल को डिलीट करना है तो रिमूव R का उपयोग फोल्डर और उसके भीतर सभी फाइलों के साथ डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। CP कॉपी करने के लिए, मूव मूव करने के लिए, कट एंड पेस्ट हम करते हैं। टच एक नई फाइल बनाने के लिए, एक नई खाली फाइल बनाने के लिए। कैट क्या करता है, ये दो फाइलों को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। CHMOD चेंज मोड, इसमें क्या होता है, जो किसी फाइल या डायरेक्टरी के यूजर्स को परमिशन को रीड राइट या एग्जीक्यूट को बदलने के लिए। sudo सुपर यूज टू, किसी कमांड को एडमिनिस्ट्रेटर की शक्तियों के साथ चलाने के लिए। GREP ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, किसी फाइल के भीतर किसी विशेष शब्द या पैटर्न को खोजने के लिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो पहला है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक और कौन है और किस वर्ष जारी हुआ था। तो लाइनक्स टोरवाल्ड्स वर्ष 1991। विंडोज 10-11 में डिफ़ॉल्ट रूप से किस फाइल सिस्टम का अनिवार्य उपयोग किया जाता है, NTFS। मॉडर्न में NTFS, ओल्ड में FAT। लाइनक्स टर्मिनल में वर्तमान में काम करे फोल्डर का पूरा रास्ता देखने के लिए किस कमांड का यूज करना पड़ता है, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सीधे टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है, तो Ctrl+C+ESC। ओके, कुछ फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं, जिसमें .exe किसको दिखाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने वाली मुख्य फाइलें होती हैं, इस पर डबल क्लिक करने पर ही प्रोग्राम इंस्टॉल या शुरू होता है। तो exe फाइल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की डेटा रहती हैं, जब तक हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम को इंस्टॉल या शुरू करता है। .com कमांड फाइल्स होती हैं, ये क्या करता है, यह मुख्य रूप से MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली छोटी एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल होती हैं। बैट फाइल्स, जिसको बैच फाइल बोलते हैं, यह एक टेस्ट फाइल होती है जिसमें कस्टमाइज कमांड्स का एक सीरीज होता है। इसे रन करने पर लिखे गए सभी कमांड्स एक के बाद एक अपने आप एग्जीक्यूट होने लगते हैं। .doc डॉक्यूमेंट फाइल होता है, यह मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अन्य प्रोसेसर द्वारा बनाई गई दस्तावेज फाइल होती है। .txt फाइल, इसको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, यह एक बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट का फाइल होता है जिसमें कोई खास फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक या कलर नहीं होती। इसे नोटपैड में समान सॉफ्टवेयर से खोला जाता है। .prg प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, यह किसी विशेष सॉफ्टवेयर या डेटाबेस एप्लीकेशन में लिखे गए कोड या स्क्रिप्ट की प्रोग्राम फाइल होती है। ओके, ओवरलेज फाइल्स की बात करें तो यह पुराने बड़े प्रोग्राम्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली फाइल है। यह कंप्यूटर की रैम पर होती हैं और जब प्रोग्राम के किसी हिस्से की जरूरत पड़ने पर लोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, यह रैम पे होता है और प्रोग्राम किसी हिस्से की जरूरत पड़ने पर लोड या जरूरत पड़ने पर ही उपयोग किया जाता है। ओके, .sys फाइल सिस्टम फाइल इसको बोलते हैं, यह ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण फाइल होती है। इसमें कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के ड्राइवर्स और सिस्टम सेटिंग की जरूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे होगा। इसका जो PYQ बेस्ड MCQs होंगे वह भी कराए जाएंगे। आप हमारे क्लास से, आप हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यहाँ पे क्लास के नोट्स, PYQ बेस्ड या UP-SSC के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओके, जो कि UP-SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है लोअर PCS एग्जामिनेशन के अलावा जो सभी अन्य एग्जामिनेशन है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।